हेलो एवरीवन। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल सेशन जहां पर आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सौरभ पांडे, जिनका रैंक 20 था इन द ईओ एग्जामिनेशन ऑफ 2023। सौरभ जी, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। सौरभ जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा सेशन कंडक्ट करने से पहले कि सौरभ जी जो थे वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे आप लोगों की तरह। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के उन्होंने 5 अटेम्प्ट्स दिए और पांचों अटेम्प्ट्स में उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और 2 बार उन्होंने यूपीएससी एग्जाम का इंटरव्यू भी दिया। तो आप में से जो बहुत सारे एस्पिरेंट यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, जिनको लगता है कि भाई क्या हमें यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ के किसी और एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, कहीं हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो ड्रीम है कहीं वो डाइल्यूट ना हो जाए, तो सौरभ जी से हम चर्चा करेंगे कि भाई आपको, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो किस तरह का आगे एक्शन लेना चाहिए, आपको एपीएससी एग्जाम की तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो बहुत सारी डिस्कशन हमारे होने वाली है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका भी दूंगा इस सेशन के एंड में, लेकिन एक बार हम सौरभ जी से उनके विचार जान लेते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी जान लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो आप ईपीएफओ ईओ पोस्ट पे जो वर्किंग है, कैसा एक्सपीरियंस है सर आपका इस टाइम पर? अम, पिछले 5 साल से तो मैं एग्जाम ही दे रहा था। तो पांच अटेम्प्ट मैंने घर पे ही रह के दिए। तो उसमें काफी बोर्डम भी हो जाता है घर पे, और काफी मोनोटोनी हो जाती है, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। तो उसके बाद और हमारा उसमें ड्रीम यही रहता है कि हमें पब्लिक सर्विस करने का मौका मिले। बिल्कुल। उसमें हम उन चीजों को आइडियलाइज करते रहते हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो वो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे भी मौका मिले, तो पब्लिक सर्विस का। तो उसके बाद जब मुझे इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे ये मौका मिला, तो अब ऐसा फील होता है मुझे जैसे एक होता है ड्रीम कम ट्रू। तो वैसा ही मुझे फील होता है, और काफी पॉजिटिव फील होता है, एम्पावर्ड फील होता है। और ऐसा लगता है कि हम लोगों की मदद कर पाते हैं। ग्रेट सर, जैसे ग्रेट। 2 दिन पहले का ही एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, फ्राइडे का। तो एक सीनियर सिटीजन थे, वो हमारे ऑफिस में आए। और वो पिछले काफी दिनों से आ रहे थे, मुझे पता चला कि 8-10 बार से वो आ रहे थे। और उनका क्या था कि उन्होंने प्रोविडेंट फंड से तो अपने पैसे निकाल लिए थे, बट पेंशन उनकी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि उनके एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी मार्क नहीं कर रखा था उसमें। और उनको समझ नहीं आ रहा था, वो इलिटरेट थे कि ये कैसे ये काम होगा। तो वो बार बार आया करते थे, और उनको लोग सलाह तो देते थे, बट वो समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भोजपुरी वो बोलते थे। भोजपुरी लखनऊ ऑफिस में कोई समझ नहीं पाता था। तो परसों संजोग से मेरे ही पास आए वो, हम बैठे हुए थे। तो भोजपुरी डायलेक्ट क्योंकि मेरी मदर टंग है, तो मुझे समझ में अच्छे से आती थी। तो बिहार के सिवान से आए हुए थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे समझाई। तो मैंने वहाँ पे इंटरवेंशन करके, जो रिलेवेंट जो पर्सन थे जो वो चीज़ देखते थे, मैंने उनसे सारे रूल्स वगैरह की, कुछ तो मुझे भी जानकारी थी और कुछ मुझे रूल्स नहीं पता थे। तो जो सीनियर लोग थे उनसे कंसल्ट करके मुझे पता चला कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने एक मैडम थी, तो उन्होंने ये मार्क कर दिया। और उनका काम, जो मतलब 2 साल से उनका काम नहीं हो पा रहा था, वो 5 मिनटों में हो गया मेरे इंटरवेंशन की वजह से। तो वो बहुत हाथ जोड़ने लगे, उसके बाद मुझे बहुत थैंक यू बोलने लगे। तो मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है। ग्रेट, ग्रेट। तो नहीं सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम जब यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस वजह से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास पावर आएगी तो हम लोगों का भलाई करेंगे, उस पावर को पॉजिटिवली एक्सरसाइज करेंगे। ग्रेट सौरभ जी। सौरभ जी, आज जब ये एग्जाम 2020 में निकला था तो आपने इसको इग्नोर कर दिया था, आपने उस टाइम पर इसका फॉर्म फिल नहीं किया था। ठीक है। और जब 2023 में निकला तो आपने इसका फॉर्म फिल किया और उसको क्वालिफाई भी किया, तो आपको लगता है कि आपने 3 साल जो है कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिए इस एग्जाम का द्वारा जो है प्रिपरेशन करने में? अगर आप 2020 में भी भरते तो शायद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता। अ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरे फॉर्म नहीं भरने की वजह ये थी कि मुझे इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी पता ही नहीं थी। तो मैंने जब इस एग्जाम के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि इसके लिए या तो लॉ का बैकग्राउंड होना जरूरी है, ओके। या अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड होना जरूरी है। और मेरा बैकग्राउंड क्योंकि फिजिक्स का था, और बाकी तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जनरलिस्ट हो गए थे एक तरीके से। तो मुझे लगा कि जनरलिस्ट एग्जाम नहीं है, ये स्पेशलिस्ट एग्जाम है। तो मैंने डिटेल में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया। और दो एक दो फ्रेंड्स ने बोला भी कि भर दो, बट मुझे लगा कि मेरा कोई चांस ही नहीं है इसमें, और हम कहीं इसमें स्टैंड नहीं करेंगे प्रिपरेशन में। इसलिए मैंने भरा नहीं। बट मुझे लगता है अगर मैंने भर दिया होता तो शायद 2 साल पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो ये सही बिल्कुल। बात है, बाद में रिग्रेट हुआ भी इस चीज का मुझे। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना सौरभ जी? अब सौरभ जी, मेरा एक डाउट आपसे ये था कि बहुत सारे बच्चे ना यूपीएससी की प्रिपरेशन में हिचकिचाते हैं किसी और एग्जाम की तरफ जाते हुए। शायद आपकी भी वो सिचुएशन रही होगी कि यार कहीं मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन डाइल्यूट ना हो जाए, मेरा जो मेन एम है वो मैं कहीं उस पर फोकस ना हटा दूं अपना। तो क्यों किसी बच्चे को जो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ईपीएफओ एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? और क्यों उसके मन में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए एग्जाम को देख के कि भाई ये मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन से डाइवर्ट कर देगा? इस पर आपकी क्या राय है सर? यूपीएससी एग्जाम जब भी हम लोग दे रहे होते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि ये इंडिया का मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दसियों लाख लोग दे रहे हैं।
और बहुत सारे लोग बेटर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, तो उसके लिए उन्हें अपना टाइम वगैरह और जगहों पे उनको नहीं देना पड़ता है। और हमारे सामने लेकिन एक चैलेंज भी होता है कि हम अनएम्प्लॉयड होते हैं या फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें कोई और भी एग्जाम देना चाहिए, बट वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका यूपीएससी एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि पहले से ही एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा है, अगर हम एक दूसरी प्रिपरेशन करने लग जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो नाव पे पैर रखने के बराबर हो जाए और हम दोनों ही लूज कर जाएं। तो लेकिन ऐसा है, सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा भी पहले यही मानना था। शायद ये भी एक रीजन था कि मैंने कोई भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती थी बस वही भरते थे। बट अगर इस एग्जाम की बात की जाए स्पेशली, तो मुझे लगता है कि इसमें लूज करने के लिए कुछ नहीं है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास, बल्कि गेन करने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि इसका 50% से ज्यादा जो सिलेबस है वो ओवरलैपिंग है जो जीएस का सिलेबस है यूपीएससी के। और उसके अलावा जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ वगैरह भी काफी कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं। और यूपीएससी के लिए भी अभी जैसे मेंस में इस साल जीएस 3 में क्वेश्चन भी आया था, 4 लेबर कोर्स जो है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो उसके बेसिक आइडिया हमें रहता ही है। सीसैट हम करते हैं तो क्वांट वगैरह हमें पता ही रहता है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीजें पता ही रहती है। मुश्किल से इसमें दो सब्जेक्ट जो है, एक तो कंप्यूटर और दूसरा अकाउंट्स, उसके बारे में ही हमें ऐसा होता है कि बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। उसमें भी जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है, कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, उनको वो भी आता है। और अकाउंट्स के जैसे ईओ एग्जाम की बात की जाए, तो अकाउंट्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम 10-15 क्वेश्चंस की वजह से ये सोचें कि हमारी तैयारी डाइवर्ट हो जाएगी, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हम इसके लिए ना भी स्पेशली प्रिपेयर करें, ये जो पार्ट जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं सिविल सर्विसेज से, तब भी हमारा एक फेयर चांस है इसमें। तो हमें ये एग्जाम देना चाहिए। और खास करके वो लोग जिन्होंने, जैसे जो लोग मेंस नहीं दे रहे हैं इस बार, तो अब मेंस होने वाला है कुछ दिनों में, 20 दिन बाद ही लगभग मेंस है। तो जो लोग मेंस नहीं दे रहे हैं, तो उनका पूरा ये दिसंबर तक का टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि दोबारा मोमेंटम गेन करने में नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में जनवरी फरवरी से पहले तैयारी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि जो उन्होंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी है, उसी एग्जाम में थोड़ा बहुत 1-2 महीने और मतलब 90 दिन तो अगर आराम से वो पढ़ लेते हैं कुछ जो इसके स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत फेयर चांस, बहुत अच्छा चांस वो स्टैंड करते हैं इस एग्जाम में। और क्योंकि अब हम लोग ने ज्वाइन भी कर दिया है, तो ज्यादातर बैचमेट्स को हम लोग जानते भी हैं। तो हार्डली उसमें 5% लोग होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, उस बैकग्राउंड से होंगे। तो 95% लोग वही लोग हैं जिन्होंने एक या दो मेंस दे रखा है पहले से। तो ये एग्जाम जो ईओ का एग्जाम है, कहीं ना कहीं हमें एक चांस देता है कि अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत परेशान हो चुके हैं, हम उसमें एक ऑनरेबल एग्जिट अगर चाहते हैं, तैयारी से टाइमली और ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, तो उसके लिए एक काफी अच्छा प्लान भी साबित हो सकता है। तो उन्हें ग्रेट। एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए इस ग्रेट। एग्जाम को। ग्रेट। सौरभ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था जहां पर आपकी 2 दिन बाद ज्वाइनिंग थी और 2 दिन पहले ही यूपीएससी मेंस का इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आया था, और अगर वो सिचुएशन पॉजिटिव ना होती, अगर ईओ में ज्वाइनिंग ना हुई होती, तो एक अलग ही आप सिनेरियो में होते इस टाइम पर। आप शेयर करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से वो वाली सिचुएशन? जी। इस बार 26 अप्रैल को आई थिंक वो डेट थी जब मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलना था उस दिन। और लखनऊ में ही था जहाँ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं पे वो, तो उसके लिए तो पहले काफी एक्साइटेड थे कि चलो 26 को फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बट यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया आई थिंक 23 या 24 अप्रैल को। तो 2 ही दिन पहले वो रिजल्ट आया। तो मुझे इस बार इतना हम श्योर थे अपने सिलेक्शन के लिए कि मेरे मन में एक बार भी ये आया ही नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बल्कि मेरे मन में जो डिस्कशन चलता रहता था, घर में जो डिस्कशन होता था, वो इसमें होता था कि रैंक कौन सी आएगी, कार्डर कौन सा मिलेगा और सर्विस कौन सी मिलेगी। तो इतना श्योर थे अपने सिलेक्शन को लेके हम। लेकिन फिर रिजल्ट आया और पीडीएफ में नाम ही नहीं, तो एक बार तो मुझे लगा कि शायद जो है, हो सकता है सॉफ्टवेयर सही ना काम कर रहा हो। एडोब रीडर में देख रहे थे, तो मैंने 2-3 बार सर्च किया, रोल नंबर डाल के सर्च किया, बट नहीं आया। तो मुझे बड़ा शौक लगा। फिर 3-4 घंटे तो हम रूम से निकले नहीं, किसी को बताया भी नहीं पेरेंट्स को कि नहीं हुआ है। फिर बाद में तो पापा, क्योंकि मेरे न्यूज़ फॉलो करते रहते हैं एनबीटी के ऐप में, तो उनको खुद ही पता चला, तो उन्होंने आगे पूछा कि रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने बताया कि हाँ नहीं हुआ। तो काफी रोना भी आ रहा था उस दिन, और घर में भी काफी दुख का माहौल हो गया। मतलब उस दिन कोई अच्छा खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया, और बहुत दुख ऐसा। और उसके 2 दिन बाद ही ज्वाइनिंग थी, तो ज्वाइनिंग के लिए मुझे जाना था, तो एक दिन पहले तक मेरी हालत सुबह तक ऐसी थी जब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे, कि एकदम रोने वाली कंडीशन थी। तो फिर पापा ने मुझे कहा कि जो है, ऐसे मतलब इतना दुखी क्यों, अब तक तो कोई जॉब नहीं थी, अब एक जॉब मिल गई है और आज बिल्कुल। ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहा है, फिर भी जरा सी भी मुस्कान नहीं है तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हें खुश होना चाहिए। और एक मेरे स्कूल के टीचर हैं, बचपन से ही वो काफी मुझे मानते थे, तो वो मेरे घर पे भी आए रात में, एक दिन पहले वाली रात जो थी ज्वाइनिंग लेटर से। काफी सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेके वो आए, वो मिलने ही आए थे स्पेशली मुझसे। तो उन्होंने कहा कि हमें पता था कि आप लोग काफी दुखी होंगे, तो लेकिन दुखी होने की बात नहीं है, अभी प्रयास जारी रखिए और जो अभी मिला है उसको सेलिब्रेट करिए। तो हम लोग
काफी खुश हुए। और फिर नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग थी, तो फिर मैंने उसको काफी सेलिब्रेट, मैंने कहा कि अब मेमोरेबल मोमेंट है ये, इतने बिल्कुल। साल बाद लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो फिर मैंने काफी फोटोज भी खींचे और अच्छे से ड्रेसअप होके गए। नहीं तो पहले तो ऐसा प्लान था कि बिल्कुल रोनी से सूरत लेके साधारण से कपड़े पहन के चले जाए, बट फिर मैंने काफी अच्छे से वो दिन स्पेंड किया। और वो दिन इतना मेमोरेबल है कि मुझे आज भी याद है और आगे भी याद रहेगा। उस दिन काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए, डे ऑफ ज्वाइनिंग जो था। तो ये हुआ ग्रेट था उसे। ग्रेट सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक नई मोमेंट है, ये एक नई लाइफ है जो आपको एंजॉय करनी चाहिए थी। अपने नो डाउट पुराना दुख था वो, लेकिन वो आपको उसे ओवरकम करना ही था। सौरभ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि देखो, जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, है ना, आपने अपनी पीएचडी आप कर रहे थे, आपने उसके बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, तो यू आर फ्रॉम वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार कौन सा डिफिकल्ट एग्जाम है, 2-3 साल मेहनत करेंगे आराम से क्रैक कर लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात। लेकिन वो एग्जाम जब निकलता नहीं है, जब मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी सक्सेस हाथ में नहीं लगती है, तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है। मतलब सोशल प्रेशर आता है, फाइनेंशियल प्रेशर आता है, और मेंटल प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू होता है। तो आपको क्यों लगता है कि यू एग्जाम एक ऐसा पॉइंट था जहां से आपका जो प्रेशर कुकर वाला जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया? अब यूपीएससी एग्जाम की बात की जाए तो स्टेटिस्टिक्स तो सभी को पता है कि इसमें सक्सेस रेट जो है 0.001% है। और मुश्किल से 1,000 लोग ही इसमें सक्सेस होते हैं। और 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, 6 लाख लोग अपीयर भी होते हैं। तो इवन प्रीलिम्स का भी जो पासिंग रेट है वो 1% है। दस राइट। लाख लोग अगर दे रहे हैं एग्जाम, 10,000 पास हो रहे हैं, तो 1% ही होता है। यानी 100 में 99 लोग तो प्रीलिम्स में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो इतना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। बट ऐसा होता है कि, और सबसे बड़े दुख की बात यह है, या कह लें कि देश के लिए खुशी की भी बात हो सकती है, बट मुझे इस चीज पे काफी अफसोस होता था कि इसमें जो लोग आके परेशान हो रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो ज्यादातर ऐसे हैं जो अपने स्कूल्स के टॉपर रहे हैं और बिल्कुल। कॉलेज के भी टॉपर रहे हैं। उन्हें लोगों ने, जैसे हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो जो रिलेटिव्स भी आते हैं बोलते हैं बेटा पढ़ने में बहुत अच्छे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन हाँ करो तुम, बिल्कुल। आईएएस बनो। तो इसी में बहकावे में काफी लोग आ जाते हैं तैयारी में। और उन्हें कंपटीशन का अंदाजा होता तो है थोड़ा बहुत, बट उन्हें लगता है भाई हमेशा से टॉप करते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो ऐसा क्या है यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि जब सब टॉपर्स के बीच ही लड़ाई है, अगर 1,000 ही सीट है और 1 लाख पढ़ने में बहुत अच्छे लोग हैं, तो 1,000 का ही हो पाएगा, 99,000 का तब भी नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद प्रेशर बिल्टअप होने लगता है। और आपका खुद नहीं मन करता है कि आप लोगों से बात करें, कुछ शेयर करें। तो उससे कई लोग डिप्रेशन की भी कंडीशन में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम जो होती है वो बहुत लो हो जाती है। राइट। भले ही हमारी कितनी अचीवमेंट्स रही हो पास्ट में, जैसे मैंने कई इंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया, इवन फर्स्ट रैंक भी लाई हुई है, उससे पहले लाई थी एग्जाम देने से। और इवन यूपीएससी के भी एग्जाम में प्रीलिम्स में 2023 में इंडिया में मेरे, मुझे लगता है हाईएस्ट मार्क्स थे प्रीलिम्स में, तो कट ऑफ से 60 मार्क्स ज्यादा थे मेरे। तो उसके बाद भी, इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा एग्जिस्टेंस जो है बेकार है, मैं क्यों जिंदा हूँ, कहीं कहीं मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले भी थॉट्स आते थे। ऐसा लगता था कि यार गुड फॉर नथिंग है, यूजलेस है, बोझ बने हुए हैं लोगों पे, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो एक तरह का प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और आदमी हंसना भूल जाता है एक टाइम के बाद। तो ऐसे समय में ये एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तरह आया, एओईओ का जो एग्जाम था। तो ऑल्दो मैंने कोई खास प्रिपेयर भी नहीं किया था इसके लिए ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। बट जब एक बार रिटन एग्जाम निकल गया, तो मुझे लगा कि यार इसका इंटरव्यू अब अच्छे से देना चाहिए, एक चांस तो है यहाँ पे। तो फिर ग्रेट। इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगा कि सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया। और मेरी जो पर्सनालिटी थी कॉलेज में, वो मुझे लगता है फिर से मुझे पुरानी वापस मिल गई है। क्योंकि बीच में तैयारी के दौरान जो ऐसा था कि मेरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो गई थी। तो जो लोग मुझे प्रिपरेशन में पहली बार मिले होंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि बहुत डिप्रेसिंग और बहुत रोंदू टाइप का लड़का है ये। जबकि कॉलेज में ऐसी मेरी इमेज थी कि सबसे बदमाश, सबसे चंचल, सबको परेशान करने वाला, कभी ना, मतलब बहुत कम पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला, ऐसी मेरी इमेज थी। तो वो इमेज मुझे लगता है दोबारा मुझे मिल गई, एक बार पर्सनालिटी वापस आ गई। और एक जो हैप्पीनेस जो होती है, मतलब एक हैप्पीनेस का मूड खुद ही होने लगता है। और उससे पहले जो दुख का वातावरण था कि कितनी भी अच्छी चीज हो जाए, कुछ भी अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छी जगह घूम ले, अच्छे लोगों से मिल ले, बट मुंह एकदम रोने जैसा ही बना रहता था, वो चीज अब नहीं है। अब लगता है कि चलो मेरी भी कुछ सेल्फ वर्थ है, और ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। तो ये प्रेशर रिलीज तो हुआ है इस एग्जाम से, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सौरभ जी, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन ना स्टार्टिंग में बहुत मजेदार लगती है कि भाई कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही अटेम्प्ट जो है क्लियर नहीं होते हैं, तो हर अटेम्प्ट प्रेशर बढ़ाता रहता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो डिप्रेसिंग पर्सनैलिटी है जो यूपीएससी में 3-4 साल बाद हो जाती है, वो अब आपकी चेंज होगी, और आपके चेहरे पे पता भी लग रहा है कि भाई एक मुस्कान है एक ईओ ऑफिसर की। सौरभ जी, जब आपने इस एग्जाम को अप्रोच किया, तो आप उस टाइम पर यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब इस एग्जाम का फॉर्म फिल किया गया लास्ट टाइम, 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई थी। उससे कुछ दिन पहले ही जो है यूपीएससी की नोटिफिकेशन का फॉर्म फिल किया था हमने। तो आपने दोनों प्रिपरेशन एक साथ जो है
मैनेज करनी थी, बट मुझे जहां तक आइडिया है कि आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी ही नहीं, तो आपको कैसे ये फील हुआ कि मैं इस एग्जाम में यूपीएससी की प्रिपरेशन के थ्रू ही क्वालिफाई कर सकता हूँ, और कैसे अपनी वो प्रिपरेशन आपने यूटिलाइज भी करी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में? मैं जानना चाहूंगा आपसे डिटेल में, क्योंकि काफी बच्चे ये आंसर जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारी कैसे काम आ जाती है, और मन को कैसे समझाना होता है कि भाई कुछ और नहीं पढ़ना, जो पढ़ा हुआ है उससे भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। हाँ, तो जैसा आपने बताया भी कि 2023 में प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही बहुत कम दिनों का गैप था इसके लिए, तो मेरा फोकस तो सारा प्रीलिम्स पे ही था, यूपीएससी के प्रीलिम्स पे। तो उसी की मैंने पढ़ाई करी थी, वो एग्जाम दे के भी आया और बहुत अच्छा स्कोर किया था उस साल मैंने। जो बताया भी मैंने 75 कट ऑफ गई थी हम्म। और 134 मार्क्स मेरे आए थे। तो काफी अच्छे मार्क्स आए थे और प्रिपरेशन अच्छी थी मेरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो फिर मैंने घर लौट के जब प्रीलिम्स दे के आए, तो उसके बाद मैंने एक बार तो देखा ईओयो का पुराना पेपर जो था, जो 2021 में हुआ था। तो उसमें काफी फैक्चुअल पेपर था और अकाउंट्स, लेबर लॉ, ये सब भी था। तो अब क्या होता है, एक आदत होती है इंसान की कि कोई भी चीज देखता है नहीं तो उसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है उसी पे उसकी नजर जाती है। जबकि बिल्कुल। होना ऐसा चाहिए कि अगर 70% पार्ट बहुत ईजी है, मुझे आ रहा है, तो मुझे वो सोच के खुश होना चाहिए था, अपने आप को बिल्कुल। अप्रिशिएट करना चाहिए था। बट मेरी नजर टिकी अकाउंट्स के क्वेश्चंस पे। मुझे लगा कि यार ये तो मुझे आता नहीं है, तो मेरा होगा ही नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस खोजे, तो मुझे एक मैराथन वीडियो मिल गया 6-7 घंटे का। तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो अगर पढ़ लेते तो शायद अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैंने वो देखने की कोशिश की, तो 1 घंटा वीडियो देखने में मुझे नींद आ गई। फिर मुझे लगा यार, मतलब उसी दिन मैंने गिव अप कर दिया कि अकाउंट्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और लेबर लॉ वगैरह का थोड़ा मुझे आइडिया था, फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको छोड़ देते हैं, अपना मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। और एग्जाम ये होगा तो मेरे लिए लूज करने के लिए तो कुछ है नहीं इसमें। और लखनऊ में क्योंकि सेंटर था एग्जाम का, तो मुझे लगा कि जाएंगे, आधा घंटा घर से जाने में लगा, एग्जाम दे के आ जाएंगे। बाकी अपनी किस्मत, जो होना होगा उसमें होगा। और ये तो पता था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी है, तो मुझे एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह काफी पता थी, क्योंकि यूपीएससी के और भी एग्जाम्स में काफी अच्छा स्कोर किया था। तो मुझे लगा कि चलो लड़ाई लड़ी लेते हैं एक बार, बाकी किस्मत जो होगी देखा जाएगा। तो एग्जाम के दिन पे फिर गए एग्जाम देने के लिए। और वहां जो 2 घंटे बैठे थे एग्जाम हॉल में, तो जितना मैंने बचपन से सीखा था, स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, जहां तक एलिमिनेशन के लिए मेरी बुद्धि चल सकती थी, दौड़ सकती थी, पूरी मैंने कोशिश की कि 2 घंटे में वॉरियर की तरह एक लड़के मैक्सिमम क्वेश्चन हम निकाल सके। तो वो मैंने किया। फिर बाद में उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि हाँ, रिटन क्वालिफाई हो गया है। तो बहुत बढ़िया। उसमें एक और बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। प्लीज कि प्लीज। रिजल्ट जो आया था, तो रिजल्ट जो यूपीएससी ने डाला था और टेलीग्राम से मुझे रिजल्ट पता चला था, तो वो पीडीएफ जो थी वो सर्चेबल नहीं थी, उन्होंने स्कैन करके पीडीएफ डाल दी थी। तो मैंने उसमें अपना रिजल्ट सर्च किया, सर्च बार में रोल नंबर सर्च किया, तो नो मैचेस फाउंड बता दिया उसने, क्योंकि स्कैन जो पेजेस होते हैं उसमें सर्च बिल्कुल नहीं हो पाता है सर्च कोई नहीं भी। होता है। तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ है इसमें, फिर मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में, 2 मिनट के बाद सोचना बंद कर दिया। फिर उसमें हम लग गए। फिर जब मेंस होने वाला था, मेंस से जस्ट एक हफ्ते पहले, यूपीएससी का जो मेंस था, उससे एक हफ्ते पहले मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपने अभी डैफ नहीं भरा है ईपीएफओ के इंटरव्यू के लिए, ये मतलब लास्ट डेट निकल जाएगी। तो मुझे लगा ये मैसेज मुझे क्यों आया। और यूपीएससी ये चीज बहुत अच्छी करता है कि आपके ईमेल पे और फोन पे जब भी डैफ आ जाता है वो जरूर मैसेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कोई रिमोट एरिया में रह रहा हो, उसको रिजल्ट ही ना पता चला। तो फिर मैंने तुरंत चेक किया, फिर तो फिर से सर्च किया मैंने वो स्कैन जो पीडीएफ थी, फिर मेरा रोल नंबर नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने मैन्युअली चेक किया, क्योंकि सीरियल वाइज रोल नंबर रहता है, तो देखा मैंने रोल नंबर वहां था। तब मुझे खुशी हुई, फिर मैंने तुरंत डैफ वगैरह फिल किया। तो ऐसे हुआ, अगर मैसेज नहीं आता यूपीएससी का तो शायद मुझे पता ही नहीं लगता कि रिटर्न एग्जाम निकल गया है। बहुत बढ़िया सौरभ जी, और अच्छा हुआ कि आपको वो मैसेज आ गया। सौरभ जी, जब आप ये 2023 का पेपर देने गए होंगे यू एग्जामिनेशन का, तो आपको एक डिफरेंट पेपर देखने को मिला होगा। जो 2021 का पेपर था, इट वाज क्वाइट फैक्चुअल, ठीक है, हम्म। मतलब वहां पे एक डिफरेंट पेपर था, और 2023 का पेपर एकदम डिफिकल्ट आ गया। मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि एपीएफसी से डिफिकल्ट उनको ईओ का पेपर लगा। तो वो पेपर मैनेज करने में आपका यूपीएससी का एक्सपीरियंस कैसे काम आया सर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी बैकग्राउंड के नहीं थे वो तो धाराशायी हो गए थे उस पर्टिकुलर पेपर में, पर आप वैरियर की तरह वहां पे जो है लड़ रहे थे, तो वो यूपीएससी का एक्सपीरियंस आपको कैसे हेल्प करा था उस चीज को लड़ने में, जो पेपर का माहौल वहां पे बना था एकदम? तो इसमें मुझे लगता है यूपीएससी एग्जाम देने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत काम आया, क्योंकि 2023 में जो पेपर यूपीएससी का खुद का आया था सिविल सर्विसेज का, वो भी इतना रैंडम था कि हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ उसी में गई। सीसैट बहुत टफ था। और सीसैट में जो सिविल सर्विसेज का दे रहे थे, तो उसमें मुझे लास्ट के 5 मिनट में भी ये यकीन नहीं था कि इस बार मेरा सीसैट हो जाएगा। जीएस तो मेरा बहुत अच्छा है, मुझे पता था कि वन ऑफ द बेस्ट है एमसीक्यू में, बट सीसैट मेरा बहुत वीक है, उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा था, और कई बार ऐसा होता है ना, कई मैचेस होते हैं जो आखिरी बॉल तक जाते हैं, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक। बिल्कुल। तो वो सी सैट के पेपर है, मैंने एकदम आखिरी के 5 मिनट तक भी हिम्मत नहीं आ रही थी, और एकदम एफर्ट डाला था उसमें, तो फाइनली रिजल्ट आया था, उसमें मेरा हुआ भी था। तो वो तो एक मुझे पता चल गया था कि अगर लास्ट तक हम हार नहीं मानते हैं, तो हमेशा एक फेयर चांस होता है किसी भी एग्जाम में। तो इस एग्जाम में भी हुआ, बहुत रैंडम पेपर आया जैसा आप बता ही रहे हैं, और बिल्कुल नए टाइप का पेपर आ गया था। तो मुझे एक फायदा तो ये हुआ कि एक्सपीरियंस था पहले से मुझे। दूसरा फायदा ये हुआ कि मैंने क्योंकि खास कोई प्रिपेयर नहीं किया था, और ना तो
21 वाला पेपर बहुत अच्छे सॉल्व किया था। तो मुझे कोई पहले से बायस घर से लेके नहीं गए थे कि इस तरह का पेपर आएगा। तो मुझे पहले से मालूम था कि जो भी पेपर आ रहा है मैंने प्रिपेयर नहीं किया, तो मुझे इधर उधर करके ही आंसर निकालने, मार पीट के ही आंसर निकालने हैं सबसे। तो मेंटली तो हम उसके लिए प्रिपेयर थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरा अप्रोच रहता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आते रहे सबसे पहले हम उनको ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो करना सॉल्व किया। तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, और साइंस एंड टेक हो गया। ये सारी चीजें जो मुझे आता था जल्दी से मैंने सॉल्व कर दिया, एक राउंड कर दिया। फिर सेकंड राउंड लिया, जो उसमें भी डिफिकल्ट पार्ट थे वो सारे कर दिए। फिर बच गया लेबर लॉ और अकाउंट्स और कंप्यूटर, ये तीन में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो लेबर लॉ में फिर मैंने सोचा कि अब इसमें देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि मृणाल सर का मैंने इकोनॉमी का कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उनके नोट्स में काफी कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी कुछ था। तो मुझे भरोसा था कि 20 क्वेश्चन है तो इसमें 10 क्वेश्चन तो हम सही गेस कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 20 के 20 मतलब अटेम्प्ट कर दिए वो क्वेश्चन, भले मुझे नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। अकाउंट्स में 10 क्वेश्चन में मुझे कोई हवा नहीं लगी कि मुझे क्या इसमें करना चाहिए, तो वो मैंने छोड़ दिया। कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने सुना हुआ है, जैसे HTML वगैरह के बारे में पूछा था, हल्का फुल्का मुझे आइडिया था, एक दो क्वेश्चन वो मैंने किए। तो लगभग यही 20-25 क्वेश्चन जो है मुझे छोड़ने पड़ गए। बाकी क्वेश्चन तो मैंने जो भी मुझे सही गलत आ रहा था, अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे फिर भी एक जो सही लग रहा था वो मैंने कर दिया। ऐसे करके मैंने अटेम्प्ट तो पूरा पेपर ऑलमोस्ट कर दिया, 20-25 क्वेश्चन वही नहीं कर पाए थे। और उसमें एक्यूरेसी बट मैटर करती है, अगर जैसे आप पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल। एक्यूरेसी मैटर करती है। जैसे इंग्लिश हो गया, तो मैंने इसमें कोशिश किया कि बहुत ज्यादा मेरी एक्यूरेसी रहे, क्योंकि इंग्लिश मुझे लग रहा था कि काफी इजी पार्ट है। और जो लोग भी अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं वो लोग इंग्लिश में ज्यादा गलतियां नहीं करेंगे। अगर एक दो गलतियां हो जाए तो हो जाए, वरना हमें कोशिश करनी ही चाहिए कि 20 में से 17-18 हमारे सही हो जाए। तो इंग्लिश में जैसे अ, जो पार्ट 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जैसे जी। एक तो आता है कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं उसको सीक्वेंस में लगाना होता है। बिल्कुल। काफी इजी होता है, चार रहेंगे फ्रेजेस, उसको क्रम से लगाना रहता है। और फिर रहेगा कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अलग अलग पार्ट्स में इरर जो रहेगी वो फाइंड करना होता है। तो ये रहता है। और फिर एक रहता है कि जिसमें एक सेंटेंस रहेगा उसमें एक जगह पे ब्लैंक रहेगा, तो उसको हमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके फिल करना होता है। और बाकी 5-6 क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के थे, जैसे सिविल सर्विसेज में आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने इसमें कोशिश किया कि इसको अच्छे से मार्क करें और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सही कर दें। तो बाद में आंसर की मैंने मिलाई भी थी, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और 20 में से 19 सही हो गए थे। तो अच्छा स्कोर लाने में इसने हेल्प करी काफी। और क्वांट अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सीसैट से काफी मिलता जुलता है। सीसैट में जो क्वांट और रीजनिंग आता है, अगर उस पर किसी का अच्छा कमांड है, या अगर किसी ने CGL की भी प्रिपरेशन की हो ठीक ठाक, या बैंकिंग एग्जाम्स की हो, PO वगैरह की, तो वो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सही कर सकता है। तो क्वांट के 15 क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो 15 में से हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर जो लोग मतलब जिनकी मैथ्स वगैरह ठीक है, तो इसमें से वो 13-14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। और साइंस टेक जो इसमें आता है, तो साइंस मोस्टली ये सिविल सर्विसेज जैसा नहीं आता। सिविल सर्विसेज में तो टेक वाला पार्ट ज्यादा रहता राइट है, सर। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब पूछता है। इसमें तो 9th 10th की जो बेसिक साइंस होती है, विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो उसको भी अगर आपने कभी PCS वगैरह का एग्जाम दिया हो, तो आपको ये नॉलेज होगी। वरना 9th 10th की अगर साइंस की NCERTs पढ़ लेंगे तो इसमें मुझे लगता है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा CAPF और CDS का जो साइंस का पोर्शन होता है, एकदम मुझे लगता है एग्जैक्टली सेम है इसमें भी साइंस। तो अगर आप CAPF और CDS के भी अगर प्रीवियस ईयर आपने कर रखे हैं, तो मुझे इसमें साइंस में इसलिए फायदा हुआ क्योंकि मैंने CAPF के भी 2 बार इंटरव्यूज दिए थे, 2020 और 21 में। तो 2021 में तो मैंने उसमें GS के पार्ट में फर्स्ट रैंक के इक्विवेलेंट ही मेरे मार्क्स से, जितने फर्स्ट रैंक के थे 182, मेरे भी 182 थे 2021 में। तो क्योंकि उस साल हम साइंस पढ़ के गए थे 9th 10th की NCERT, तो मैं साइंस में भी काफी एडवांटेज था और बाकी बैकग्राउंड भी था। तो 10 में से यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। उसके अलावा लेबर लॉज में जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से पढ़ी है तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है, तो 10 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो काफी इसमें इजी क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कोट करना चाहेंगे हम क्वेश्चन, जैसे एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे क्वेश्चन आया राइट। था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन आया था। मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी। तो अब मुझे इसमें फायदा ये मिला, BHU से ही मैंने पढ़ाई की है, तो मालवीय जी के बारे में मुझे सब कुछ पता था क्योंकि वो फाउंडर थे वहां के। बिल्कुल। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे पूछा था, अब ये अच्छा क्वेश्चन था, भोसले मिलिट्री स्कूल के फाउंडर कौन राइट। थे। तो राइट। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मुझे हिस्ट्री में काफी रुचि है, तो मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन ये इसलिए टफ था कि मुंजे, सावरकर, केलकर और जयकर, ये चारों ऑप्शन थे। और जो जिसने भी पढ़ा होगा हिस्ट्री पता होगा, चारों ही राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉग्स थे। तो इसलिए ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। बट होपफुली मैंने CDS और CAPF के क्योंकि सारे PYQs देखे हुए थे मोस्टली, तो मुझे इसमें पता था कि BS मुंजे इसका राइट। ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पार्ट से आते हैं।
तो यही है कि आपका जो पहले की जो तैयारी है यूपीएससी वगैरह की, वो आपको काफी हेल्प करेगी, सेल थ्रू करेगी, अगर अकाउंट्स वगैरह नहीं भी प्रिपेयर किया है। बट मुझे राइट। यही लग रहा है कि अगर अकाउंट्स वगैरह मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी किया होता, तो अकाउंट्स अगर पढ़ लिया होता और लेबर लॉ अच्छे से पढ़ पढ़ लिया होता, तो इस एग्जाम में जैसे मेरे मार्क्स में और फर्स्ट रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स का, तो हो सकता है मेरी इसमें फर्स्ट रैंक आ सकती थी, या एपीएफसी का जो मेरा मिस हो गया है कुछ मार्क्स से, क्योंकि उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा थी, हाँ और जी। थोड़ा उसमें अकाउंट्स के टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा थे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है इस बात का रिग्रेट है कि अगर मैंने ये थोड़ा और प्रिपेयर किया होता, तो शायद एक और ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता था, आउटकम। तो इसलिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि अभी टाइम काफी है, तो वो लोग अगर डेडिकेटेड हो कि एक महीना भी लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लें, तो अब तो काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, काफी सारी कोचिंग्स हैं, तो किसी का भी मटेरियल, जैसे एडू टैप का ही मटेरियल है, या और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, या कोई बुक्स भी मार्केट में आती हैं कई सारी, तो लेकिन पढ़ के जाएं। जैसे अकाउंट्स में क्या है, काफी क्वेश्चन मुझे आने के बाद पता चला कि बहुत ईजी थे, अगर बेसिक आइडिया भी होता अकाउंट्स का, जैसे लेजर हो गया और जर्नल हो गया, डिफरेंस क्या है मुझे आइडिया नहीं था पेपर देते टाइम कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो बट अगर ये भी पता रहे तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो कई बार होता है ना, हम लोग बहुत मतलब बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हैं, कोई सब्जेक्ट एकदम बच्चों वाला भी क्वेश्चन आ जाए वो भी हमें छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता है उस सब्जेक्ट की। तो हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इजीएस्ट क्वेश्चन हो वो हम सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। इसी तरह से कंप्यूटर में अगर थोड़ा पढ़ के गए होते, तो जैसे 10 क्वेश्चन आए थे, ज्यादातर मेरे गलत हो गए या तो मुझे छोड़ने पड़ गए, तो 4 5 क्वेश्चन वहां सॉल्व कर देते, तो ये बिल्कुल सही किया जा बोला सकता सौरभ जी था। आपने कि जो ये एग्जामिनेशन है ना, इसमें अगर कट ऑफ हाई गई तो उस केस में आपको फिर लूज आउट करना पड़ेगा, अगर आप ये कंपोनेंट्स प्रिपेयर करके नहीं गए हो तो, है ना, जैसे एपीएससी एग्जामिनेशन में आपके साथ हुआ। सौरभ जी एक और बात ये है कि इस एग्जाम में इस बार सिंगल पेपर होने वाला है ना, 700 लोग compete करने वाले हैं एक सिंगल पोस्ट के लिए, एक सिंगल एग्जाम में, इंटरव्यू में आने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी इन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ यूपीएससी के भरोसे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अब 4 महीने का टाइम है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट होते और अभी आप ये एग्जाम दोबारा दे रहे होते, तो आपकी स्ट्रेटेजी अगले 4 महीने की क्या होती? मतलब आपको पता होता कि भाई मैं पिछली बार ईयू एग्जाम में, एपीएफसी एग्जाम इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मैंने स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। इस बार आप कैसे अपने आप को प्लान करेंगे? क्योंकि आप एपीएफसी एग्जाम शायद देंगे इस बार भी, आप एक पोस्ट इंक्रीज पे जाना चाहेंगे, तो कैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी कि यूपीएससी वाले को कैसे मैं रिवाइज करता रहूं, कंट्रोल में रखूं, और कैसे इन स्पेशल कंपोनेंट्स को अप्रोच करूं? मैं आपसे 90 दिन की स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद तो रिवीजन वाला पार्ट आ जाएगा नवंबर मंथ में। आप कैसे अप्रोच करते थे इस एग्जामिनेशन को? तो अगर मेरे पास 90 डेज है और अब मुझे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम ये 90 दिनों को 3 भागों में बांट देंगे। एक महीना तो हम रिजर्व रखेंगे रिवीजन वगैरह के लिए, लास्ट का मंथ। तो हम यही मानेंगे कि 2 मंथ है मेरे पास पढ़ने के लिए पहले। तो एक मंथ इसमें हम उन सब्जेक्ट्स को देना चाहेंगे जो यूपीएससी से कॉमन है, और जिसमें मुझे पता है मेरे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और एपीएफसी का पेपर देखे तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री से कई क्वेश्चन आए थे। राइट। एंशियंट, ये चीज मैंने देखा अंतर कि ईओ के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के ही सारे क्वेश्चन थे, और बिल्कुल। एपीएफसी वाले में एंशियंट हिस्ट्री भी थी। बिल्कुल। बट एक अच्छी बात है कि ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन वही है जो सीडीएस या सीएपीएफ के एग्जाम में पहले आ चुके हैं, या यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आ चुके हैं। तो वही पुरानी थीम्स है, पुराने क्वेश्चन है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस टेक हो गया, और पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये 3 4 सब्जेक्ट हैं, वो सिविल सर्विसेज से कॉमन है। तो एक महीना देके हम इनको अच्छे से पहले अपना पुराना, अगर हमें कुछ चीजें, कुछ चीज मिस कर रहे हैं, हम भूल गए हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर हम कर लेंगे, और कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, या अपने नोट्स एक जगह कर लेंगे कि अगर हमें बाद में रिवीजन करना है तो जल्दी से कर सके। उदाहरण के लिए जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो स्पेक्ट्रम पूरी लास्ट मंथ में पढ़ पाना संभव नहीं होता है, तो उसमें हर पेज के लास्ट में समरी दी हुई होती है, तो उसको भी हम उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या समरी को ही एक जगह कर लें, फोटो खींच लें। या मैंने तो क्या किया था, मेरे पास 2 बुक थी स्पेक्ट्रम की, एक पुराना एडिशन था, नया, तो पुराने वाले से मैंने वो समरी वाले सारे पेजेस फाड़ के स्टेपल कर लिए थे, तो जल्दी रिवीजन करना होता बिल्कुल। तो बस वही। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट पेज लगता था फाड़ के उसी में ऐड कर लेते थे, जो टेबल्स वगैरह थी, तो क्योंकि पुराना मुझे एक एडिशन मिल गया हुआ था। तो ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस टेक का, जैसे हमें 9 10 की बुक्स पढ़नी है, तो जल्दी से वो बुक्स पढ़ सकते हैं हम कहीं से, या अगर नहीं मान लीजिए बुक पढ़ पा रहे हैं 9 10 की, तो एक और इजी काम कर सकते हैं कि सीडीएस सीएपीएफ, ये दोनों के जो 4 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लें, जो साइंस रिलेटेड आया है, साइंस टेक सब्जेक्ट से, वो सारे के हम आंसर अच्छे से याद कर लें, जो भी थीम्स है उसमें उनके बारे में जानकारी कर लें, तो साइंस टेक तो वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा पॉलिटी है, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते ही हैं, तो एक तो तरीका ये है कि लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ ले। अगर फिर से पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो यूपीएससी में, सीएपीएफ में और सीडीएस में, इन तीनों में जितने भी सवाल पॉलिटी के आए हैं पिछले 5 10 साल में, अगर वो सारे देख लें, तो पॉलिटी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कोई भी नया क्वेश्चन बना पाना। आप सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं राइट। पहले ही, बस वही घुमा फिरा सकते हैं उसकी लैंग्वेज को। तो पॉलिटी आपका वहां से प्रिपेयर हो जाएगा। और एक और सलाह देना चाहेंगे कि इकोनॉमी का जो मृणाल सर का नोट्स है, अगर पॉसिबल हो तो उसको एक बार जरूर पढ़ ले पूरा, क्योंकि अब मैंने देखा कि एपीएमसी के भी पेपर में और पुराने भी पेपर कुछ देखे हैं, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं।
या लास्ट के वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे देता है, दो स्टेटमेंट्स रहते हैं और वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड राइट। रहते हैं, उसको पूछता है कौन कौन से सही हैं। तो वो सारे ही स्टेटमेंट्स मृणाल सर के नोट्स में है। तो अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है उसी को हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बल्कि नोट्स हैं, तो वो एक दो रिवीजन जरूर उसका कर ले। और जिसने नहीं पढ़ रखा है तो वो देख ले सीएपीएफ और सीडीएस और सिविल सर्विसेज, इन सब में जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार। तो एक महीना तो इसमें चला जाएगा जो यूपीएससी से कॉमन है, तो सौरभ इसका जी, आप इसमें बेनिफिट हमें। आप इसमें अगर करंट अफेयर को ऐड कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो बच्चे काफी डाउट पूछते हैं उसके रिगार्डिंग। हाँ। तो करंट अफेयर के लिए मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें करंट अफेयर्स के, राइट। कि ऐसे अगर मिस कर दिया तो उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा अगर बाकी कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डेली वीडियो देखें या ऐसा कुछ करें, डेली करंट अफेयर, ये सब कुछ नहीं। बाकी मैंने जो देखा है क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो जनरली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड राइट। होते हैं, या कुछ इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है तो उसके लिए ये कर सकते हैं। अगर विजन की मंथली मैगजीन पिछले 6 महीने की पढ़ लें, वैसे तो बहुत बल्कि है, बहुत सारे इश्यूज को कवर करती है, बट पढ़ते टाइम उसको ये हमें ध्यान देना होगा कि उसमें इन्वायरमेंट वगैरह काफी डिटेल में कवर करते हैं वो लोग, साइंस टेक इन्वायरमेंट। तो हमें वो नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इसमें इतने डिटेल में नहीं आते, कन्वेंशंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, तो वो नहीं पढ़ना है। बाकी जो जनरल न्यूज है वो पढ़ सकते हैं वहां से, या अगर मैगजीन नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ रहे हैं, या योजना का भी अगर उठा के 5-6 महीने का देख लें। हमें ये जानना है बस कि गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी न्यूज में है और गवर्नमेंट का की प्रायोरिटी क्या है। इवन ये भी हम कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की, अगर आप उसको भी ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे लगता है उतना करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लेबर मिनिस्ट्री अभी, लेबर और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर एक नई स्कीम शुरू कर रही है, ईएलआई स्कीम उसको बोलते हैं। राइट। तो उसका नया एक पूरा नाम भी है, पीएम विकसित भारत योजना करके है। बिल्कुल और बिल्कुल। लॉन्च होने वाली है वो अभी 1 एक अगस्त अगस्त को। को लॉन्च होने वाली बिल्कुल। थी, हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इस स्कीम के बारे में अब एक तो तरीका ये है कि हम किसी करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि जब इस स्कीम जिस दिन लॉन्च होगी तो न्यूज़पेपर में भर भर के विज्ञापन आएंगे, कई लोग बधाइयां देंगे, कहीं उसका उद्घाटन हो रहा होगा, तो हम उसी को ध्यान से देख लें कि जहाँ बड़ी सी फोटो बनी हुई है मोदी जी की, मिनिस्टर्स की बनी हुई है, तो हम ध्यान रखें कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। एक ये भी तरीका होता है। तो न्यूज़पेपर भी अगर आप डिलीजेंटली पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए अलग से उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक और तीसरा एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है, जो हम सिविल सर्विसेज के लिए करते थे करंट अफेयर पढ़ने के लिए, कि कुछ कंपाइलेशंस आते हैं, जैसे PT 365 बोलते हैं, विजन आईएएस का आता था। तो मैंने तो हर अटेम्प्ट में यही किया है कि एग्जाम से एक महीने पहले वो सारी डाउनलोड करके उसको 2-3 बार पढ़ लेते थे। और न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही थे डेली, तो उससे हो जाता था। तो आप देख ले, इसमें 3-4 तरीके मैंने बताया कौन सा आपको सूट करता है। और अगर ये चारों नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि करंट अफेयर नहीं पढ़ा है इसलिए एग्जाम छोड़ देते हैं इस बार, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। और करंट अफेयर भी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप गेस भी कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि करंट अफेयर में भी स्टेटमेंट वो ऐसे सेट कर सकते हैं जो कि अगर आप लॉजिक से सोचोगे तो इलिमिनेट कर लोगे आराम से। राइट सर। कभी भी ये लोग पीसीएस की तरह स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं कि आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। तो इसलिए श्योर रहो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो करंट अफेयर तो छोड़ सकते हो, बट कोर सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंग्लिश, क्वांट, पहले इनको करो। उसके बाद टाइम बच जाता है तो करंट अफेयर करना। तो राइट पहला सर। महीना तो मैंने जो बताया ये हो गया, और दूसरे महीने में लेबर लॉ, अकाउंट्स, कंप्यूटर, ये तीन, और क्वांट हो गया जिनका कमजोर है वो। तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट आप डिलीजेंटली इसको कर लें। और तीसरे महीने में है, आप कैसे आपको रिवीजन करना है उसको 2-3 स्लॉट में बांट के वो आप कर सकते हैं। तो लेबर लॉ में जैसे मैंने थोड़ा सा नोट किया कि कौन कौन से, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे इस पेपर में, तो जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, वहां से क्वेश्चन एक था। उसमें ये पूछ रखा था कि मैंडेटरी कवरेज जो होती है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, उसके लिए मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। राइट। तो उसका आंसर मुझे उस टाइम एग्जाम के टाइम नहीं पता था, अभी मैंने आंसर देखा उसका, तो 24,000 है उसका आंसर। जैसे ईपीएफ एक्ट में भी है कि मैंडेटरी कवरेज के लिए मैक्सिमम सैलरी कितना है, तो 15,000 होनी चाहिए। बिल्कुल। तो 14 से वो लिमिट 15,000 है, उसके पहले आई थिंक 7,500 थी, ऐसे कुछ था, है ना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिसने एक बार भी ये एक्ट पढ़ा होगा वो कर लेगा, बट मुझे नहीं आता था, 2 मार्क्स मैंने इसमें, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वो लूज किया। और बाकी जो निगेटिव मार्किंग है, तो 3 नंबर से ज्यादा का मुझे नुकसान हुआ था। उसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से एक क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है वहां से क्वेश्चन था, 1946 का एक्ट है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है, वहां से क्वेश्चन था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन था। ईपीएफ एक्ट से भी कई क्वेश्चन थे। तो ये तो बेसिक एक्ट हो गए। अब इन सबको मिला के 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं। यस तो सर। आपको एक बार ये पुराने सारे एक्ट जो 29 सेंट्रल जो लेबर लॉस थे, एक बार उनको थोड़ा थोड़ा, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी देना है, तो एक बार हल्का सा उनको देख ले। और उसके अलावा बिल्कुल 4 सर। लेबर कोड जो है उनकी समरी और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, अगर ये देख ले तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस आने हैं लेबर लॉज में, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं।
मतलब जिसने पढ़ रखा है, सुन रखा है, उसके लिए तो बेहद ईजी है। जैसे सही कह रहे ईपीएफ हो। एक्ट किसी ने अगर पढ़ा है और उससे पूछा जा रहा है कि कितनी उसकी लिमिट है कवरेज की मैंडेटरी, तो वो 15,000 है। इसमें कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कितनी लिमिट है? 24,000 है। इसी तरह से ईएसआईसी में भी लिमिट है एक्ट में तमाम। तो ये सब आप अगर एक बार भी पढ़ लेंगे तो मेमोरी अगर अच्छी है तो बहुत आसानी से याद रहेगा और आप बहुत टॉप रैंक्स में आ सकते हैं। बहुत और बढ़िया। टॉप रैंक में आने से फायदा ये होता है कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे लखनऊ में मेरा घर है, लखनऊ में ही मेरी पोस्टिंग है, तो सारे दोस्त मेरे यही है, तो मेरा मन लगा रहता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएं और अच्छी रैंक लाएं, ताकि आपको आपके सिटी में ही पोस्टिंग मिल जाए। तब उसका मजा अलग होता है नौकरी का अपने सिटी में करने का। बहुत बहुत बढ़िया सौरभ भाई, आपने बहुत अच्छे से जो है पूरी सिचुएशन बताई, और आपने ये भी बताया कि भाई क्यों इनको बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छा रैंक लेकर आना चाहिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपकी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन थी और जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, उसने आपकी यू एग्जाम के इंटरव्यू में कैसे हेल्प करी सर? तो ये जो ईपीएफओ का जो इंटरव्यू था, उससे पहले मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा था, सिविल सर्विसेज का 2023 में। और क्योंकि ये ईओएओ का काफी लेट हो गया था इंटरव्यू, वो राइट। नवंबर 2024 में इंटरव्यू हुआ था, 20 नवंबर 2024 को था मेरा इंटरव्यू। और उससे पहले फरवरी में मैंने लास्ट ईयर दे ही रखा था, 2024 में ही यूपीएससी का इंटरव्यू। और 2 बार सीएपीएफ के भी इंटरव्यू की कॉल थी मेरी। तो मुझे आइडिया तो था कि यूपीएससी में कैसे इंटरव्यू होता है। तो बहुत ज्यादा उसके लिए पैनिक हम नहीं थे। और ऐसा हुआ कि एग्जाम के जस्ट 20 दिन पहले मुझे डेंगू और टाइफाइड दोनों हो गया था। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो कुछ मैंने मॉक वगैरह देने का सोचा था कि दिल्ली जाके 4-5 मॉक देंगे, और रजिस्ट्रेशन भी किया था कई जगहों पे। बट मेरी उठने की हालत नहीं थी। फिर दिल्ली पहुंचे लगभग 10 दिन पहले इंटरव्यू के, 20 नवंबर को इंटरव्यू था, 10 नवंबर को पहुंचे थे। तो ये इसीलिए गए थे कि पहले से जाएंगे तो मॉक इंटरव्यूज दे देंगे। बट हिम्मत नहीं पड़ी एक भी मॉक इंटरव्यू देने की, तो मैंने नहीं दिया। तो जो प्रायर एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, उसी के आधार पे हम गए। और बस मैंने ये किया था कि लेटे लेटे कुछ चीजें पढ़ ली थी, कि ऐसा ना रहे कि क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल ही ब्लैंक रहे। तो मैंने क्या किया था कि एनुअल रिपोर्ट एक आती है ईपीएफओ की, वो आपको राइट। लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे ये पता चला पहली बार कि ईपीएफओ चीज क्या है आखिर। तो मुझे पता चला कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, और एक एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। ईपीएफ ईपीएफ एक्ट 1952। मिसलेनियस प्रोविजंस प्रोविजन एक्ट एक्ट 1952। 1952 के अंतर्गत। राइट। वो मैंने पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसके इसके जो है जोनल ऑफिसेस कुछ हैं, और 150 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। ये इसमें हायरार्की क्या होती है ऑफिस में, ये लोग करते क्या है। तो वो सारा चीज़ मुझे पता चला। फिर उसके बाद मैंने लेबर मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो डाउनलोड की, कि लेबर मिनिस्ट्री क्या क्या काम करती है, इसके अलग अलग डायरेक्टरेट्स वगैरह जो है वो क्या क्या काम करती है। फिर उसके अलावा फिर लेबर और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में मैंने, जो विजन का गवर्नमेंट स्कीम्स का डॉक्यूमेंट है, वो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। और डेफ मुझे बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यूपीएससी का जब इंटरव्यू मैंने दिया था तो उसके लिए पढ़ रखा था। तो इतना ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था। और ये अच्छा रहा कि जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो मुझसे बहुत ज्यादा लेबर लॉस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। उस पे मुझसे ओपिनियन जरूर पूछा गया, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। उन लोगों ने पूछा कि आपने मतलब प्रिपेयर किया लेबर लॉस वगैरह, तो मैंने बोला नहीं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। बस मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, जितना आम लोगों को पता होता है न्यूज़पेपर्स में जितना आता है उतना ही पता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपसे इसके बारे में नहीं पूछेंगे, और चीजें पूछेंगे। तो उन्होंने मुझे फिजिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और चीजें करंट में जो चल रही थी उन पे पूछा था, ओपिनियन पूछा था, हिस्ट्री की री राइटिंग पे ओपिनियन पूछा था, और चीज़ों को पूछा था। और लास्ट में मुझसे ये पूछा था कि अगर आप किसी एरिया के इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, मान लो कि जैसे, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था वो जौनपुर में हुआ था, तो मिर्जापुर उसके पास में डिस्ट्रिक्ट है, और वो कारपेट के लिए फेमस है, कारपेट हाँ जी। इंडस्ट्री के लिए। और तो पार्लियामेंट कारपेट में उसी का इंडस्ट्री, कारपेट लगा है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो हाँ, नई बनी है वहां पे उसी का कारपेट लगा है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका ईरान तक उसका कारपेट जाता है बिल्कुल। जो है, भदोही में बना हुआ। तो बट वो बहुत इन फेमस है इंडस्ट्री चाइल्ड लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो उन राइट। लोग ने पूछा कि जो है चाइल्ड लेबर बहुत वहां पे है रैम्पेंट, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाओगे तो बताओ क्या करोगे। तो मैंने कहा सर, मुझे जहां तक पता है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के परव्यू में नहीं आता है चाइल्ड लेबर जो है, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, हम्म। उसको इन्फोर्स करना। हम लोग तो ईपीएफ एक्ट को इन्फोर्स करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ज्यूरिसडिक्शन से पहली बात बाहर रहेगा वो। और ब्यूरोक्रेसी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वही ये है कि जिसको जो टास्क दिया गया है हम्म। बस उसको उतना ही देखना है, अपना जुरिस्डिक्शन उसको जो है असर नहीं करना है वो चीज। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो लोग हंसने लगे, मतलब उन्हें शायद यही जवाब की उम्मीद रही होगी। फिर उन्होंने पूछा अच्छा, आप ईपीएफ एक्ट को कैसे इन्फोर्स करेंगे, मतलब इसमें क्या नया प्रोविजन आप लाएंगे। तो मैंने कहा सर, जहां तक मुझे पता है ये ग्रुप बी सर्विस है, और ग्रुप बी सर्विस में हम लोग पॉलिसी मेकिंग नहीं करते हैं, और वो तो इम्प्लीमेंटेशन। हेड ऑफिस या जोनल ऑफिस से ही होगी, हम लोग तो इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोग तो रिपोर्ट करते हैं अपने जो है रीजनल कमिश्नर्स को। तो हमें जो भी डायरेक्शन दी जाएगी, और बाकी जहां तक हमें डिस्क्रिशन है, तो उसमें अप टू माय डिस्क्रिशन हम बेस्ट एफर्ट डालेंगे कि लॉ को उसके लेटर एंड स्पिरिट में अपहोल्ड किया जाए, इन्फोर्स किया जाए।
और जहाँ पे मुझे डिस्क्रिशन नहीं है तो वहाँ पे आई एम बाउंडेड बाय द लॉ। तो हम उसको वैसे ही करेंगे, भले मुझे चीज़ कोई गलत लग रही हो, बट हम अपने मन से तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद उन्हें ये जवाब अच्छा लगा लगा होगा। बट वो लोग तो काफी पोकर फेस बना के बैठे होते हैं, पता नहीं लगता है देख के कि उन्हें अच्छा लग रहा है। मेरा बीच बीच में कभी कभी मुस्कुराते हैं। और एक और इंसिडेंस हुआ, मतलब एक दो फनी जो चीजें हुई थी वो हम बता दें कि मुझे ये लग रहा था, क्योंकि उस समय थोड़ा मतलब बीमार थे तो थोड़ा ओवरवेट हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद कोट में मेरा सही लुक नहीं आ रहा है, तो मुझे कोट उतार देना चाहिए। फिर मुझे लगा टाई में सही लुक नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ नोट्स वोट्स ले जाते हैं, वो रिवीजन करते हैं। अब इंटरव्यू मेरा क्योंकि फोर्थ नंबर पे था, और वो 2 बजे से हम लोग गए गए अंदर, वैसे 1 बजे एंट्री हो जाती है। 1 बजे गए थे, 4:30 बजे के लगभग इंटरव्यू हुआ। तो 3.5 घंटे टाइम था। तो पूरे 3.5 घंटे हम इसी यही सोचते रहे, दिमाग में चलता रहा कि मुझे कोट उतार देना चाहिए कि टाई, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत क्लीशे हो रहा है टाई और कोट दोनों, और मुझे कोई एक चीज तो उतार ही देना चाहिए। और बट ये भी गलती थी, मुझे नोट्स ले जाना चाहिए था, रिवीजन करना चाहिए था। तो फिर मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि कोट उतार देते हैं, टाई पहन के जाते हैं। तो फिर ऐसे ही गए, जैसे ही रूम में घुसे तो सर ने मुझे पानी ऑफर किया। जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला कि पानी पी लीजिए, तो मैंने उठा के पानी की एक सिप ले ली। तो फिर वो बोले कि अरे तुमने पानी कैसे पी लिया? तो मैंने कहा सर आपने बोला इसलिए मैंने पी लिया। तो बोले और कोई तो नहीं पीता, और जिनसे भी हम लोग बोलते हैं वो कोई भी पानी नहीं पीता। तुम लोग जहाँ मॉक देते हो तुम्हें सिखा के भेजा जाता है क्या कि पानी के लिए मना कर देना? मैंने कहा सर मैंने कोई मॉक ही नहीं दिया ना, मुझे किसी ने मतलब बोला है ऐसा कि पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैंने पी लिया, प्यास भी लगी थी मुझे। तो बहुत ही मतलब नेचुरल वो सा लोग इंटरव्यू गया आपका, हंसने मतलब लगे। हाँ बहुत बिल्कुल। ऐसा फेक सा नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसा आप डरे हुए नहीं थे, आपने एंजाइटी मेंटेन कर रखी थी और आप अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे थे। बहुत बढ़िया सर। सर अब एक डाउट बच्चों को आता है कि सर मेरा ना गैप ईयर काफी हो गया यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है, तो क्या इंटरव्यू में वो एक प्रॉब्लम एरिया बनेगा? मैं कैसे गैप को जस्टिफाई करूंगा? मुझे कैसे उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भैया पिछले 4 सालों से क्या कर रहे थे? आपकी किसी भी सिचुएशन रही होगी? ये तो वो लोग पूछते ही हैं हमेशा, जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए वो लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो पिछले 4-5 साल से। तो बताना पड़ता है कि एग्जाम दे रहे हैं। तो ये ईओएमओ के इंटरव्यू में ही मुझसे पूछा था कि ये क्या एग्जाम इतना जरूरी है कि पिछले 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर लेते हो? उन्होंने पूछा था मुझसे। तो मैंने कहा कि सर अब जितने मुझे अटेम्प्ट्स मिले हैं 6 मिले हैं, और मैंने पिछला जो करियर था उसको बीच में ही छोड़ दिया। तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, इतना संक कॉस्ट मेरा इसमें अब जा चुका है। वैसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे पास कि कुछ और बिल्कुल कर ले, वरना 1-2 साल और आगे वाले भी वेस्ट हो जाएंगे। बट संक कॉस्ट इतना हाई है कि अब इस फील्ड को छोड़ना मेरे लिए कोई आसान बिल्कुल। डिसीजन नहीं है। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमें लेट इन करने दें लोग सर्विस में, अब जो चीज़ को हमने आइडियलाइज किया है। तो ये चीज वो पूछते हैं, बट हमें ये वहां पे बोलना है, ऐसे निराश नहीं हो जाना है और मुंह नहीं बना लेना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि हाँ हम तो बहुत बुरे हैं और इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हमसे हो नहीं रहा है। बल्कि वहां हमें अपनी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए कि सर देखिए 5 साल हो गया फिर भी मैंने हार नहीं मानी है, अभी इतने बिल्कुल। अटेम्प्ट दिए हैं, अभी भी मेरे अंदर वो जज्बा है कि हम कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम अच्छी सोच रखते हैं पब्लिक सर्विस की, इसीलिए इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, वरना कुछ और भी कर सकते थे। और चाहे तो उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि कब हमारे अंदर मतलब कब हम डिजर्व करेंगे इस सर्विस को। तो वो तो आप लोग के ऊपर है कि अगर हम डिजर्विंग हो तो हमें सेलेक्ट किया जाए, और आज भी हम यहाँ यही उम्मीद लेके आए हैं। तो ये मैंने जो 7 फरवरी 2025 को जो इंटरव्यू दिया यूपीएससी का फिर से सिविल सर्विसेज का, तो उसमें भी मुझसे यही पूछा उन लोगों ने कि क्या कर रहे हो तुम इतने साल से। तो मैंने बताया कि अटेम्प्ट ही दे रहे हैं। कह रहे छोड़ दो यार इतने, वो ऐसा बोलते हैं बस कहने के लिए हंस के, कह रहे छोड़ दो यार हाँ, क्या कर रहे हो इतने साल से। तो अगर बहुत उस पर हम बढ़िया है। नॉन सीरियस रिप्लाई हम देंगे, हम भी हंसने लगेंगे, मुंह बना लेंगे कि सर क्या करें नहीं हो पा रहा है। हम्म। ये नहीं करना है हमें, वहां पे ऑफिसर लाइक बिहेवियर दिखाना है कि सर हम एक अच्छी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमें इसका कोई रिग्रेट नहीं है। हम जो पहले थे आज से 5 साल पहले, आज हम वो नहीं है। हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो हमारे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, और बिल्कुल आज हम बेटर वैल्यूएबल सिटीजन हैं। और अगर आप मुझे पिक करते हैं आज सर्विस के लिए, तो मैंने 5 साल का क्योंकि फेलियर देखा है, तो मुझे पता है लोगों के दुख तकलीफें, तो उनको शायद हम बेटर एड्रेस कर सकते हैं, शायद बेटर इम्पैथाइज उनसे कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है कि मतलब हमारा ये डिटर्मिनेशन दिखाता है कि हमने 5 साल इसके लिए तैयारी की है। भले ही ये दिखा सकता है कि इंटेलेक्चुअली हम इंफीरियर है थोड़े से और लोगों से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, बट सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं चाहिए होता। इंटेलेक्ट इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ साथ हमें ऑनेस्टी भी चाहिए, हमें बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, हमें डिटर्मिनेशन भी चाहिए, हमें स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस भी चाहिए। तो क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग जो सिविल सर्विस वैल्यूज पढ़ते हैं, तो उसमें जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक वैल्यू है। बिल्कुल
तो किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिया, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट और जो वैल्यूज है उनका इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि हम बाकी चीजों में उनसे बेटर हो, इसीलिए तो हमें बिल्कुल 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं कि हम बिल्कुल। साबित करें कि भले हम एकेडमिकली उतने अच्छे नहीं है, अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं या स्कोर कम कर पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बट हम अपनी पर्सनालिटी दिखाने एटलीस्ट इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो आए हैं कि हम दिखाएं कि कैसे हम एक बेटर सिटीजन है, बेटर ह्यूमन बींग है। हमें भी एक मौका दिया जाए लोगों को सर्व करने का। तो ये चीज बहुत आपको बढ़िया। साबित करनी है, इसमें कोई इंफीरियर आपको फील करने की जरूरत नहीं है। यही मैसेज है एस्पिरेंट्स को मेरा इस बहुत बारे बढ़िया में। सौरभ, बहुत बढ़िया। और यहीं पर मैं एंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को जो कि इस टाइम परेशान है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है और इस एग्जाम की तरफ भी जाना चाहते हैं। आप क्या सलाह देंगे उन छोटे भाई बहनों को जो बहुत शिद्दत के साथ गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और ये एग्जाम कैसे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है? जिन लोगों ने डिलीजेंटली प्रिपेयर करा हुआ है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, और जो जिनका एमसीक्यू एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड अच्छा है और जो अपने कॉलेज में स्टडीज में भी अच्छे रहे हैं, उन लोगों का इसमें काफी चांस है। तो उन लोगों के लिए मेरा मेनली मैसेज रहेगा, अब जिसने कभी कुछ तैयारी नहीं की, एकदम से इस तैयारी में पैराशूट से कूद रहा है वो 3 महीने के लिए, तो 3 महीने में कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा। जो अच्छे हैं स्टडीज में और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए ही मेरा मैसेज रहेगा। तो मेरा मैसेज यही है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और आगे 3 महीने बाद आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। 30 नवंबर को इसका एग्जाम होना संभावित है, अभी प्रोविजनल डेट तो यही है। और इतना अच्छा चांस है ग्रुप ए सर्विस पाने का आपके सामने। सिर्फ एक आपको दो बैरियर्स हैं बस इसके सामने। एक तो है कि एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, बहुत छोटा सा। और जो आपको सर्विस करने का मौका मिल रहा है, उसके उसको अगर देखा जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत ही छोटा बैरियर है ये। बिल्कुल आप इसको आराम से अच्छे से प्रिपेयर करके इसको पार कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का बैरियर रहेगा, तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले हमें रिटेन में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो इसके लिए आप, और 3 महीने बहुत सफिशियंट टाइम है। जो लोग मतलब अच्छे हैं स्टडीज में, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये 3 महीने में इतना सिलेबस करना। तो वो लोग बस अपना फोकस जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, लेबर लॉ, अकाउंट्स, कंप्यूटर, ये सबको 1 महीने में अच्छे से करके 1 महीने में अपना ब्रशअप कर ले जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में किया है, और 1 महीने खूब अच्छे से रिवीजन करें। और पिछले जो भी पेपर हुए हैं ईओ के, एपीएफसी के, और इवन सिविल सर्विसेज के भी जो पेपर्स हुए हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करें। सीएपीएफ के सॉल्व करें, सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, एप्टीट्यूड अपना अच्छा करें। और उसके अलावा अपना इलिमिनेशन टेक्निक जो है उन पर थोड़ा सा वर्क करें। कुछ वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये सब करें, अपने को रेस में लाएं, अपने को मतलब कॉम्पिटेंट बनाएं और कंपटीशन में एकदम आ जाए। अगर आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ही रेस में है। मतलब हम लोग कब, फियर ऑफ अननोन एक होता है। हमें लगता है कि बाकी सब बहुत अच्छे स्टडीज में बहुत बिल्कुल। अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, रोज 8 घंटे पढ़ते होंगे, हफ्ते में 7 दिन पढ़ते होंगे, और हम ही मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हफ्ते में अगर आप 4 दिन भी पढ़ पा रहे हैं, 6 6 घंटे भी, हफ्ते में अगर 24 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 4 गुड़े 6, 24 घंटे, तो बहुत अच्छा है। और आप पूरा स्टैंड कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में। तो और बाकी आपको अगर मुझसे कोई सहयोग चाहिए हो, तो मेरा एक चैनल भी है टेलीग्राम पे, डोंट वरी यूपीएससी सीएससी करके है। या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम हैंडल पे @cotton saurabh, इस नाम से है। अगर आप टेलीग्राम पे खोजेंगे तो मिल जाएंगे। उसके अलावा ईपीएफओ से ही रिलेटेड और भी स्ट्रेटजी मैंने डीकेटी पे भी एक वीडियो बनाया है, डेली नॉलेज ट्रैक जो चैनल है, वहां पे देख सकते हैं। वहां मैंने ये बताया है मेनली कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ये मैंने वहां पे बताया। तो 20 मिनट्स का वीडियो है लगभग, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज का जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसके बाद कुछ पॉडकास्ट और वीडियो मैंने किए थे, तो उसमें मेनली बताया था मैंने कि एप्टीट्यूड कैसे बेटर होगा, एमसीक्यू एप्टीट्यूड। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 4 5 वीडियोस होंगे, लंबे लंबे वीडियो हैं। तो उसको देख के ये सीख सकते हैं कि हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं आप। तो क्योंकि अब मैंने अगर ये सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर, आधे सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर नहीं थे, उसके बावजूद इतनी अच्छी रैंक आई है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो जीएस वाले सब्जेक्ट्स है उनमें मेरी एक्यूरेसी अप टू 90% बिल्कुल थी। तो वो एक्यूरेसी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। और टेलीग्राम चैनल है, उसमें कुछ कुछ शेयर करते रहते हैं। तो आप डिलीजेंटली प्रिपेयर करें और अपने अंदर होप रखें कि अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं समाज के बारे में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे मुझे नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा डिजर्विंग भी बहुत लोग उस दिन एग्जाम हॉल में रहे होंगे, बट शायद ऊपर वाले को दिखा होगा कि मेरी डिटर्मिनेशन दिखी होगी, मेरी जो इच्छा कर अच्छे कार्य करने की है वो उसको दिखी होगी, तो उसने शायद मुझे डिजर्व ना करते हुए भी मुझे रिवार्ड दिया कि चलो ये छोटा सा एक रिवार्ड रखो, और इसको पहले बेटर एग्जीक्यूट करके दिखाओ, तब और बड़ा रिवार्ड देंगे। तो हमें ये बहुत बढ़िया। सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं है इस लड़ाई में, हमें कोई ऊपर से देख भी रहा है। और अगर हम कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, और एक मेरे फ्रेंड है वो कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, बट राइट। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले डिजायर करते डिजायर हैं फिर करते हैं पहले। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करेंगे। तो आप अगर डिजर्व करने लगेंगे अगले 3 महीनों में, और जैसे आपको भी इसमें हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, कुलदीप सर आपको, थैंक कि यू सर।
हाँ, भले हम आपके फॉर्मली कभी स्टूडेंट नहीं रहे, बट जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं अभी भी, तो आपका वीडियो एक दो जरूर मुझे रिकमेंड हो जाता है। और हमेशा, भले अब मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें, तब भी हम आपके वीडियोस देख जरूर लेते थे। आप थैंक इतने यू सर। अच्छे से वीडियो बनाते थे, डिटेल में डिलीजेंटली वीडियो बनाते थे। और आपने, मुझे लगता है, जितनी अवेयरनेस जनरेट करी है इस एग्जाम के बारे में, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने भी करी है। आपने उस थैंक यू समय, कहते हैं जब स्टॉर्म चल रहा था, स्टॉर्मी सिचुएशन थी, जब कामनेस कहीं नहीं दिख रही थी, तब आप वीडियो बना रहे थे। जब लोग ये कह रहे थे कि कभी नहीं आएगी, अब वैकेंसी दोबारा आनी ही नहीं बिल्कुल है, ऐसे एग्जाम की लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, तब भी आपने डेली, हर हफ्ते वीडियो बनाना जारी रखा। और आपके हजारों वीडियोस हैं अभी भी यूट्यूब पे। तो आपने लोगों को जागरूक किया कि नहीं, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और बहुत सारे हमारे बैचमेट्स भी हैं जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, तो वो लोग आपको, मतलब आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं उनके सिलेक्शन में। तो बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अगर वो कंफ्यूज हैं, अगर उन्हें एक मेंटर की तलाश है, तो वो एड्यूटैप के कोर्सेज, मैंने अच्छा ही सुना है इसके बारे में रिव्यूज। पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा है इससे, बट मैंने रिव्यूज इससे अच्छे सुने हैं। तो वो आपकी मदद ले सकते हैं, एड्यूटैप की मदद ले सकते हैं। और बाकी फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, तो बिल्कुल उनकी मदद ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे मुझसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो। तो सभी लोग हेल्प करने को तैयार है, बस हार्ड वर्क करना है आप लोगों को। और जो, जैसे 230 सीट्स हैं, तो 230 ऐसे बच्चे होंगे जिनके जीवन से कलेश जो है वो मिट जाएगा 4-5 महीने बिल्कुल बाद। बिल्कुल। जैसे होता है ना, जीवन में कलेश हो गया है, दुख खत्म नहीं हो रहा है, तो वो दुख खत्म होने की बेला कुछ लोगों के लिए आ गई है। तो अभी तो अब डिसाइड नहीं हुआ है कि वो 230 लोग कौन से हैं। तो आप लोग उन 230 लोगों में से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और राइट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, राइट मेंटर के साथ फॉलो करते हैं, और राइट अपना व्यू रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सम्यक दर्शन रखना चाहिए। बिल्कुल। सम्यक दर्शन रखिए, सही दृष्टि रखिए, सही से चीजों को पहचानिए और सही दिशा में मेहनत करिए। सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस बहुत यही बढ़िया। कहना चाहेंगे हम बहुत बढ़िया, एस्पिरेंट से। बहुत बढ़िया सौरभ साहब, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका टेलीग्राम ग्रुप है @कॉटन सौरभ, आई एम आई राइट? कॉटन जी, सौरभ ही है आपका। आप हैंडल ज्वाइन कर वही है, सकते हैं। डोंट वरी सीएससी प्रीलिम्स, डोंट ये वरी, नाम है उसका। CSC प्रीलिम्स CSC इनका एक प्रीलिम्स। चैनल का नाम है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें प्लीज ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको काफी अच्छा इनका जो है एक एक्सपीरियंस दिखेगा। एंड दोस्तों आप हमारे कोर्सेज में भी आ सकते हैं, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से क्रैक करना चाहें, सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, मोर देन पॉसिबल है सेल्फ स्टडी से क्रैक करना। बट अगर आप कोर्स में आना चाहते हो तो हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट जो है इस टाइम पे रन कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर उनको चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू सौरभ फॉर दी प्रॉपर गाइडेंस जो आपने बहुत डिटेल में अच्छे से दी है, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और एस्पिरेंट कम्युनिटी से जुड़ने का मौका देने के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं आपका हमेशा बहुत आभारी थैंक रहूंगा। थैंक यू वेरी